नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की समीक्षा की। समीक्षा मेरिट का आधार क्या, जनरल कैटेगरी क्या रिजर्व कैटेगरी की जातियों के लिए बंद है या फिर जनरल कैटेगरी में कोई भी मेरिट के आधार पर अपना हक हासिल कर सकता है, चाहे फिर शिक्षा हो या नौकरी। इस फैसले के बाद सवाल उठने लगे कि क्या रिजर्व कैटेगरी से जुड़ी जातियां जनरल कैटेगरी का हक भी खाएंगी, डबल बेनिफिट उठाएंगी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोई डबल बेनिफिट नहीं। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से जुड़ी जाति का कैंडिडेट मेरिट के आधार पर जनरल से ऊपर होगा तो वो जनरल कैटेगरी का हिस्सा होगा, बशर्ते उसने कोई भी बेनिफिट ना उठाया हो। तो इसका मतलब क्या है? आज हम आपको आसान भाषा में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मेरिट बनाम आरक्षण का अंतर, डबल बेनिफिट की थ्योरी और जनरल कैटेगरी पर पड़ने वाला फर्क सब समझाने वाले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सामान्य वर्ग मेरिट आधारित है, जाति आधारित नहीं। जब भी आपको आरक्षण को समझना होगा तो आपको कैटेगरी को समझना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब क्या है, उससे पहले जरा यह देख लीजिए कि देश में आरक्षण की व्यवस्था क्या है, यानी कि रिजर्वेशन कितना है और वो किस तरीके से है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। देखिए, एसटी के लिए जो वर्तमान में आरक्षण है वो 7.5% है, एससी के लिए 15% है, ओबीसी के लिए 27% है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए 10% है। कुल मिलाकर यह होता है 59.5%। आरक्षण के दायरे में जो नहीं है वो 40.5% है। तो ये जो 40.5% है, आज बात सिर्फ इसकी होगी। इसकी क्यों होगी? क्योंकि जो 7.5% एसटी के लिए है उस पर कोई फैसला नहीं आया, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा जो एससी के लिए 15% है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा जो ओबीसी के 27% है, इस पर कोई बदलाव नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 10% जो ईडब्ल्यूएस के लिए है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो जनरल कैटेगरी का 10.5% है, इसका कोई भी कैंडिडेट इधर आकर आरक्षण का लाभ मेरिट के आधार पर नहीं उठा सकता। लेकिन सवाल कहां से शुरू हुआ? सवाल यहां से शुरू हुआ कि ये जो इधर जो आरक्षित है, इन आरक्षित में से क्या कोई अगर मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज्यादा नंबर लाता है तो क्या वो इन सबसे इतर इस 40.5% का हिस्सा हो सकता है? और अगर ऐसा है तो सवाल यह उठा कि क्या जनरल कैटेगरी का जो 40.5% है, क्या ये इससे भी कम हो सकता है? क्योंकि इसका कोई भी कैंडिडेट इधर की कैटेगरी जो कि आरक्षित है उसका फायदा नहीं उठा सकता। तो चलिए इसको आसान भाषा में आपको समझाना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ शब्द हैं जिनको आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, जैसे मेरिट, जैसे आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन, और इन सब के बीच में डबल बेनिफिट। और जो कोर्ट ने कहा है कि बेनिफिट अगर नहीं लिए गए तो ही वो जनरल कैटेगरी का हिस्सा हो सकता है। इसका मतलब क्या है यह समझाएं उससे पहले जरा सामान्य वर्ग सीटों पर जो सुप्रीम फैसला आया वो क्या है उसको मोटे मोटे शब्दों में एक बार समझ लीजिए। जैसे कि सरकारी नौकरी और चयन में जनरल और ओपन कैटेगरी कोई आरक्षित कोटा नहीं होता। यह सभी उम्मीदवारों के लिए मेरिट आधारित खुली प्रतियोगिता है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस से हो या ना हो। अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार ओपन कैटेगरी के कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लाता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही शामिल किया जाए। कोर्ट ने साफ किया है कि यह कोई डबल बेनिफिट नहीं है। ओपन और जनरल कैटेगरी पदों को आरक्षित नहीं माना, बल्कि सपाट मेरिट पूल माना गया है। न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और इसके अलावा जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अब इसका मतलब क्या है, इसको दो उदाहरण के साथ समझिए कि एक जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो फाइट कर रहा है उसमें किसी एक बच्चे के 99 परसेंटाइल मार्क्स है। दूसरी तरफ जरा समझिए, अगर किसी आरक्षित वर्ग यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से
जुड़े किसी बच्चे के 99.1 परसेंटाइल मार्क्स हैं। अब इसके लिए दो थ्योरी है। पहली तो ये, क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी से है तो वो रिजर्व कैटेगरी में जाकर अपनी सीटों को फिल करे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ऐसा नहीं है। अगर उसकी मेरिट जनरल कैटेगरी में मेरिट से ज्यादा है तो वो जनरल कैटेगरी में आएगा, लेकिन इसके लिए उसने कोई बेनिफिट ना उठाया। अब यहां जो कोई बेनिफिट है इसका मतलब क्या है यह समझाएं, उससे पहले जरा मेरिट और आरक्षण के मतलब को समझ लीजिए कि मेरिट का मतलब क्या होता है और आरक्षण का मतलब क्या होता है, क्योंकि इन दो शब्दों के बीच में सब कुछ फंसा हुआ है। और जो आज फैसला दिया गया उसमें मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या वाकई में रिजर्वेशन के अंदर जो रिजर्व सीटें हैं उसका कोई भी व्यक्ति या कोई भी अभ्यर्थी कैंडिडेट मेरिट के आधार पर जनरल का हिस्सा हो सकता है। तो जरा अब इन दोनों शब्दों को समझिए कि मेरिट क्या होता है और जनरल कैटेगरी के अंदर मेरिट का मतलब क्या होता है और इसके साथ आरक्षण क्या होता है। सबसे पहले आपकी आसान भाषा में कोशिश करते हैं कि मेरिट का मतलब आपको समझा पाए। दरअसल मेरिट का शुद्ध रूप से मतलब है योग्यता, क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर चयन करना। चाहे वो परीक्षा हो या इंटरव्यू हो, उसमें अंक, स्किल, ज्ञान के आधार पर रैंकिंग का होना और उस रैंकिंग में आपका सबसे बेहतर होना। एक उदाहरण के तौर पर समझिए, कोई परीक्षा में अगर 95% अंक लाता है तो उसे सबसे ऊपर रखा जाएगा अगर उससे बाकियों के अंक कम है। अच्छा, इसके पीछे का सिद्धांत क्या क्यों ऐसा किया था? दरअसल सबसे योग्य व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए ताकि दक्षता, कुशलता और प्रदर्शन बना रहे। अक्सर ओपन, जनरल, अनरिजर्व कैटेगरी को मेरिट के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि जो सबसे बेहतर होगा वो मेरिट में सबसे ऊपर होगा, जो मेरिट में सबसे ऊपर होगा उसको फायदा होगा। दूसरी तरफ आरक्षण का अर्थ क्या है? आरक्षण, जिसे हम रिजर्वेशन कहते हैं, यह एक सकारात्मक कार्रवाई है, अफर्मेटिव एक्शन है। सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़े वर्गों जिनमें SC, ST, OBC, EWS है, उन्हें विशेष अवसर देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दे सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे हमने शुरुआत में बताया कि SC के लिए 15, ST के लिए 7.5, OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10%, कुल मिलाकर 50% से ज्यादा की सीमा तक यह पहुंचता है। और इसका मकसद ऐतिहासिक अन्याय, भेदभाव को सुधारना और समाज में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। यह शुद्ध रूप से आरक्षण है। इसको और आसानी से समझिए, कोई जनरल कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट आरक्षित कैटेगरी का फायदा नहीं उठा सकता, बेशक सीटें खाली रह जाए, लेकिन आरक्षित कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट अगर वो मेरिट के आधार पर बेहतर है तो वो जनरल का हिस्सा हो सकता है, बशर्ते उसने कोई बेनिफिट ना उठाया हो। तो जरा अब यह समझिए कि अगर अभ्यर्थी ने लाभ उठाया तो फिर वो मेरिट का आधार नहीं होगा। इसको समझना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर कैंडिडेट जो मेरिट में जनरल कैटेगरी से ऊपर आ गया है वो जनरल कैटेगरी की सीट को भरेगा, ऐसा नहीं। तो फिर वो कौन से कैंडिडेट होंगे जो जनरल कैटेगरी के अंदर आकर मेरिट के आधार पर अपना हक ले सकते हैं? इसको जरा समझिए, क्योंकि 1 जुलाई 1998 को एक पत्र जारी हुआ और उसमें बाकायदा SC, ST वर्ग को शामिल करने को लेकर स्थिति को साफ किया गया कि जनरल कैटेगरी में वो कैसे शामिल हो सकते हैं। इसमें कहा गया था कि अगर SC, ST वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी, आप इसको समझिए जरा, कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वो आयु हो, अनुभव हो, परीक्षा में शामिल होने के मौके आदि को लाभ लिए बिना जनरल कैटेगरी से ज्यादा या बराबर अंक लाता है तो उसे जनरल कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दरअसल यह है कि अगर वो किसी छूट का लाभ लेकर जनरल कैटेगरी के नंबर के बराबर लाता है तो वो इस श्रेणी में नहीं होगा, लेकिन अगर वो छूट का लाभ नहीं ले रहा है तो यकीनन वो इसका हिस्सा होगा। जैसे आयु वर्ग को लेकर छूट दी जाती है, कई केंद्र सरकार की ऐसी भर्तियां हैं जिसमें आरक्षित वर्ग को छूट मिलती है। मसलन सीधी भर्ती में SC और ST को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट प्रदान की जाती है।
अगर किसी कैंडिडेट ने इसका फायदा नहीं उठाया और वो मेरिट में बेहतर है तो वो जनरल कैटेगरी का हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा फीस में छूट ली जाती है। इसमें उनसे या सामान्य कैटेगरी से जो उम्मीदवारों से कम फीस ली जाती है या फीस को शून्य कर दिया जाता है। इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 3 साल की छूट दी जाती है। अगर कोई इनका फायदा उठाता है तो वो जनरल कैटेगरी का हिस्सा नहीं होगा। बेशक मेरिट में उसने जनरल कैटेगरी से ज्यादा अंक हासिल क्यों ना किए हो, वो जनरल कैटेगरी में नहीं होगा। अब मतलब समझ रहे हैं? मतलब इसका यह है कि जनरल कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी नहीं है, ये ओपन फॉर ऑल है। उसमें देश का कोई भी कैंडिडेट हिस्सा ले सकता है, बशर्ते वो किसी भी बेनिफिट का हिस्सा ना हो। आयु में कोई बेनिफिट ना हो, आर्थिक तौर पर कोई बेनिफिट ना हो, या फिर कोई और अलग तरीके का बेनिफिट ना हो। अगर वो किसी भी बेनिफिट का हिस्सा नहीं है तो वो जनरल कैटेगरी का ही कैंडिडेट माना जाएगा और वो जनरल कैटेगरी के अंदर आकर सीट को ले सकता है। लेकिन इसके लिए 2 कानूनी आधार बताए गए। 2 कानूनी आधार, वो आर्टिकल 14 है और दूसरा कौन सा है जरा देखिए, जिसके आधार पर जनरल कैटेगरी में ओपन फॉर ऑल के सिद्धांत के साथ सभी को कहा गया है कि अगर उसने कोई बेनिफिट नहीं उठाया तो वो जनरल कैटेगरी में आ सकता है मेरिट के आधार पर। जरा कौन कौन से क्लॉज हैं इसमें? एक है आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार देता है। वो कहता है भेदभाव नहीं होना चाहिए जब मेरिट स्पष्ट हो। दूसरा क्या है? दूसरा है दरअसल आर्टिकल 16 जो कि रोजगार में समान अवसर पैदा करता है। ओपन कैटेगरी स्वयं में खुला अवसर है सभी के लिए। और क्यों है? और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं? ओपन जनरल का अर्थ वैसे पद जो किसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, इसलिए सबका समान प्रवेश अधिकार है, चाहे वो किसी आरक्षित वर्ग से ही क्यों ना आते हो। शायद आप समझ गए होंगे कि यहां कोई किसी कैटेगरी से, किसी आरक्षित कैटेगरी से कोई हक नहीं ले रहा है। जो जनरल के अंदर आकर सीट को ले रहा है, दरअसल उसने आरक्षण के आधार पर मिलने वाली छूट का फायदा नहीं उठाया और वो जो मेरिट के आधार पर जनरल को कंपीट कर रहा है वो एज ए जनरल ही कर रहा है। लेकिन इसका राजस्थान से भी कनेक्शन है, इसका कुछ और स्टेट से भी कनेक्शन है, उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन है, क्योंकि इस तरीके के मामले कोर्ट में पहुंचे थे। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने कोर्ट स्टाफ रिक्रूटमेंट 2022 के लिए भर्ती निकाली थी। इसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क भर्ती परीक्षाएं शामिल की। लिखित परीक्षा में अलग अलग श्रेणियों के लिए कट ऑफ अलग अलग तय की गई। बाद में पता चला कि कई आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अंक ओपन कट ऑफ से ऊपर पाए गए, लेकिन वो मेरिट अंक लाने के बावजूद आगे भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किए गए। और इसी आरोप पर उम्मीदवारों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका डाली। ये जानबूझकर वंचित रखना भेदभावपूर्ण और संविधान के खिलाफ बताया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों को पहले ओपन लिस्ट में होना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बनाए रखा और कह दिया कि मेरिट प्रधान है, बशर्ते किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने कोई भी बेनिफिट ना उठाया। लेकिन जो ये कह रहे थे कि जो जनरल कैटेगरी के अंदर रिजर्व कैटेगरी के आकर सीटों को ले रहे हैं वो दरअसल डबल बेनिफिट उठा रहे हैं। अब वो डबल बेनिफिट कैसे? इसको मैंने शुरुआत में आपको एक तरीके से समझाया था कि 40.5% जनरल कैटेगरी के लिए है। जनरल कैटेगरी मतलब ओपन फॉर ऑल। अब उसमें अगर कोई SC ST जाति का कैंडिडेट बिना बेनिफिट उठाए अगर जनरल कैटेगरी के किसी कैंडिडेट से ज्यादा अंक लाकर मेरिट के आधार पर उसे पीछे छोड़ता है तो जनरल कैटेगरी में आएगा। अब जनरल कैटेगरी से जुड़े ये कह रहे हैं कि वो अपना आरक्षण भी लेंगे और यहां कर भी सीटों को फिल करेंगे। दरअसल यहां समझने की जरूरत है कि जनरल कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी से सिर्फ वही आएगा जिसने कोई बेनिफिट नहीं उठाया, यानी कि जिसने उस परीक्षा को जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की तरह ही कंपीट किया है। तो डबल बेनिफिट की जो थ्योरी है वो सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि इसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को डबल बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनरल या ओपन कैटेगरी कोई आरक्षित कोटा नहीं है। यह सभी उम्मीदवारों के लिए केवल मेरिट के आधार पर खुली होती है, जिसके नियम पूरे तरीके से साफ है। तो फिर सवाल यह कि इसका असर क्या होगा और प्रभाव क्या होगा, और क्या जो नैरेटिव या एक जानकारी के अभाव में जो एक जानकारी फैलाई जाती है, क्या वो नियम और प्रक्रिया से परे होती है, और क्या उसका एक व्यापक असर आता है। जरा समझिए इसका असर क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। इसे मोटे तौर पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका जो असर और प्रभाव है वो बहुत अलग तरीके से है। सबसे पहले भर्ती प्रक्रियाओं में क्या कोई बदलाव होगा, जरा समझिए। अगर आरक्षित उम्मीदवार ने ओपन कट ऑफ से ज्यादा अंक लिए हैं तो वो ओपन जनरल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट होंगे, यह अब कंफर्म है, क्लियर है। दूसरा, देश भर की भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह केवल राजस्थान का मामला नहीं है, इससे यूपीएससी, बैंक, एसएससी, पुलिस आदि परीक्षाओं में भी मेरिट आधारित ओपन सीट को फायदा मिलेगा। शिक्षा में इसका असर क्या होगा। जेईई, नीट जैसे प्रवेशों में भी ओपन और अनरिजर्व सीट्स पर यह सिद्धांत लागू होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो ओपन कट ऑफ पार करते हैं वो ओपन मेरिट में शामिल होंगे, बशर्ते उन्होंने कोई बेनिफिट हासिल ना किया हो। मैं बार बार इस प्रोग्राम में एक लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूं, बशर्ते कोई बेनिफिट इस्तेमाल ना किया हो, चाहे वो आयु में छूट हो, चाहे वो परीक्षा में छूट हो या कोई और छूट है। अगर वो नहीं ली गई है तो फिर आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट भी मेरिट के आधार पर जनरल की सीट को ले सकता है। तो क्या वाकई में जनरल कैटेगरी पर इसका कोई असर पड़ेगा, या जो जनरल कैटेगरी के अंदर कंपीट करने वाले कैंडिडेट्स हैं, क्या उनकी सीटों को रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट खा रहे हैं। जरा इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि सीटों की संख्या वही रहेगी जो पहले से निर्धारित है, ना वो घटेगी ना वो बढ़ेगी। निर्णय केवल चयन पर है, सीटों पर यह सवाल नहीं है। ओपन सीटें मेरिट की होती हैं, किसी जाति की नहीं होती। अधिक अंक वाला ही चयनित होगा, जनरल उम्मीदवार को कोई नुकसान नहीं होगा। इसे मेरिट अब और शुद्ध होगी, योग्यता को ही प्राथमिकता मिलेगी। और इसको समझिए, जब हम ये कह रहे हैं कि इसमें जनरल उम्मीदवार का ही चयन होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि जो एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के जरिए आ रहा है, अगर उसने कोई बेनिफिट नहीं उठाया, आप समझिए, अगर उसने कोई बेनिफिट नहीं उठाया तो ही वो जनरल उम्मीदवार के जैसे जनरल कैटेगरी का हिस्सा बन सकता है। पहले भ्रम था कि रिजर्व्ड आने से जनरल सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और सवाल खड़ा हुआ, सवाल यह खड़ा हुआ कि जिनको आरक्षण है वो कहते हैं कि यह मौलिक अधिकार है। क्या वाकई में आरक्षण एक मौलिक अधिकार है, और क्या कानून में इसकी व्याख्या है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझिए, क्योंकि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े एक मामले की जून 2020 में सुनवाई होती है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद से आरक्षण से जुड़े सभी कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखने की मांग की जा रही है। मौलिक अधिकार वो बुनियादी मानवाधिकार है जो नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन, स्वतंत्रता और सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। लेकिन यह स्पष्ट है कि आरक्षण कहीं भी सीधे मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। इसके बजाय आरक्षण को सक्षम कार्य प्रावधान माना गया है, जो उनको सक्षम बनाता है। लेकिन इसके लिए एक और केस था, एक केस था सौरभ यादव वर्सेस यूपी सरकार। वहां भी एक इसी तरीके का केस सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आरक्षण के प्रावधानों को, संबंधों को स्पष्ट करता है। यह जो फैसला था, यह काफी महत्वपूर्ण फैसला था। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह फैसला 18 दिसंबर 2020 को 3 जजों की बेंच ने दिया था। इसमें जस्टिस यूयू ललित थे, इसमें जस्टिस एस रविंद्र भट्ट थे और जस्टिस रिकेश रॉय शामिल थे। और हुआ क्या था? हुआ दरअसल यह था कि यह केस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश की सभी भर्तियों पर पड़ा था। कैसे पड़ा था? दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल महिला की भर्ती हुई। वर्टिकल आरक्षण यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्व सीटें रही, जबकि हॉरिजॉन्टल
आरक्षण जो है महिला, एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड आदि के लिए, और ये सभी वर्टिकल कैटेगरी से कटता है। कुछ ओबीसी महिला उम्मीदवारों ने जनरल ओपन महिला कैटेगरी के अंतिम चयनित उम्मीदवार से ज्यादा अंक लाए। आप समझिए, मानिए कि 100 सीटें थी, 40 जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित भी मत कहिए, जनरल कैटेगरी के लिए थी। तो जनरल कैटेगरी में जो 40 भी महिला कैंडिडेट थी, उसके अंक एक बार मानिए कि उसके अंक 85 थे, 100 में से 85। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट थी, उसके अंक 86 थे, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली जनरल कैटेगरी में जिसके 85 थे। यहां से चैलेंज हुआ। यूपी सरकार ने उन्हें केवल ओबीसी महिला कोटे में रखा और जनरल महिला सीट पर उन्हें जाने ही नहीं दिया, जबकि उनके अंक जनरल सीट पर जो अंतिम महिला चयनित हुई उससे ज्यादा थे। नतीजा यह रहा कि जनरल महिला कैटेगरी में कम अंक वाली कुछ उम्मीदवारों का चयन हो गया, जबकि ज्यादा अंक वाली ओबीसी महिलाएं बाहर हो गई। कई हाईकोर्ट्स, यूपी और एमपी का पुराना रुख कि आरक्षण वर्ग के उम्मीदवार ओपन जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते, भले ही मेरिट ज्यादा हो। और यहां से सवाल खड़ा हुआ कि क्या वाकई में मेरिट के आधार पर जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्या वो रिजर्वेशन की कैपिंग की वजह से बाहर भी हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो महत्वपूर्ण है और उसको समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया था? उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ फैसला दिया और स्पष्ट किया, ओपन जनरल अनरिजर्व कैटेगरी किसी खास जाति वर्ग के लिए नहीं है, यह पूरी तरह मेरिट बेस्ड है। कोई भी उम्मीदवार अगर मेरिट से क्वालिफाई करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में जगह मिलनी चाहिए। आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अगर जनरल कट ऑफ से ज्यादा या बराबर अंक लाता है तो उसे ओपन जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, उसे आरक्षित कोटे में फंसाया नहीं जा सकता। उसकी सीट आरक्षित कोटे से कम नहीं होगी, यानी डबल बेनिफिट नहीं बल्कि मेरिट का सम्मान होगा। और यहां भी वही चीज थी, बशर्ते कोई फायदा ना उठाया हो। तो शायद आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी को कैटेगराइज किया है और कहा कि ओपन फॉर ऑल है, यह कोई रिजर्वेशन नहीं है, यह कोई रिजर्व नहीं है। इसका मतलब यह है कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो या रिजर्व कैटेगरी से हो, वो जनरल कैटेगरी का हिस्सा हो सकता है, बशर्ते उसने रिजर्व कैटेगरी के तहत आने वाले बेनिफिट्स का फायदा ना उठाया हो और मेरिट के आधार पर वो जनरल कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट से ज्यादा अंक लेकर आया हो। तो वो जनरल कैटेगरी की सीटों को खा नहीं रहा है, वो जनरल कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट के तौर पर ही फाइट कर रहा है और अपनी सीट ले रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।